केंद्रीय अन्न प्रक्रिया मंत्री चिराग पासवान साई दरबारी आले होते. सहकुटुंब त्यांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. भाजपचे माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटलांनी पासवान यांचं स्वागत केलं. लोकसभेला साईबाबांनी भरभरून दिलाय ते आभार मानण्यासाठी आलो असल्याचं चिराग पासवानांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. साईबाबांचे आभार मानण्यासाठी आलोय. मागच्या वेळी इथे आलो तेव्हा माझ्यासाठी राजकीय परिस्थिती खूप विपरीत होती. मी निवडणूक कशी लढणार हे देखील माहिती नव्हतं. मात्र साईबाबांनी भरभरून दिलं आहे. लोकसभेला माझा स्ट्राईक रेट 100% राहिला. त्यामुळे आज संपूर्ण कुटुंबासह साईबाबांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी आल्याचं त्यांनी म्हटलं. बिहारमध्ये एनडीए मजबूत असून यावेळी सर्वात चांगलं प्रदर्शन राहील. 225हून अधिक जागा जिंकून एनडीए आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये सरकार बनवणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान बिहार निवडणुकीवर वक्फ कायद्याचा कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचं सांगत विरोधकांनी नेहमीच चुकीचे नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न केलाय. लोकांना हे लक्षात आलंय. त्यामुळे महाराष्ट्रात आम्हाला मोठा विजय मिळाला. गरीब मुस्लिमांना वक्फ कायद्याचा फायदा होईल असं सांगतानाच बुद्धगया आंदोलनाबाबत बोलताना त्यांनी म्हटलंय की याविषयी चर्चा झाली पाहिजे. चर्चेनंतरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. तहब्बूर राणाला भारतात आणल्याच्या बाबतीत बोलताना ते म्हणाले की हा प्रधानमंत्री यांच्या इच्छाशक्तीचा परिणाम आहे. राणाला कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. पीडित परिवारांसह संपूर्ण देशाची भावना असून 26/11च्या हल्ल्यानं देशात असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण झालं होतं. कठोर शिक्षा झाली तर आतंकवाद्यांमध्ये भीती निर्माण होईल असं सांगतानाच भाजप आणि धर्मनिरपेक्षतेवर बोलताना ते म्हणाले की धर्मनिरपेक्षता हा एक विचार आहे. देशाचे किंवा राज्याचे नेतृत्व करणारा प्रत्येक व्यक्ती या विचारांनीच काम करतो. धर्मनिरपेक्षतेवरून भाजपवर नेहमीच प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र प्रधानमंत्र्यांनी मनात धर्मनिरपेक्षतेचे विचार घेऊनच आतापर्यंत काम केल्याचं सांगतानाच सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास या विचारांचा व्यक्तीच बिहारचं नेतृत्व करेल असंही म्हटलंय. सिर्फ धन्यवाद कहने आया हूँ. बाबा ने इतना कुछ दिया. मुझे याद है जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था, परिस्थितियाँ काफ़ी विपरीत थी. मेरे घर परिवार पार्टी बहुत चीज़ें उस दौरान चल रही थी. मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो कैसे लड़ूंगा, गठबंधन क्या रहेगा, लड़ने के लिए सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी. पर बाबा ने झोली भर के दिया. ना सिर्फ गठबंधन के भीतर मजबूती से चुनाव लड़ने का मुझे मौका दिया, 100% स्ट्राइक रेट बाबा ने मुझे दिया. जितनी सीटें लड़ा उतनी सीटें मैं जीता. आज सिर्फ मैं, मेरा पूरा परिवार सिर्फ बाबा का धन्यवाद करने आया. मेरी मदर बहुत विश्वास रखते हैं हम लोग बाबा पे. तो आज पूरा परिवार, मेरी सिस्टर, जीजा जी, भांजे भांजी, आज सब हम लोग सिर्फ बाबा का धन्यवाद करने आए. चुनाव के बाद से ही परिवार के मन में ये इच्छा थी कि जल्द जाएं, बाबा को का दर्शन करें, उनको धन्यवाद कहें. तो आज सिर्फ इसी इच्छा से आए हैं यहाँ पर. आगे बिहार का चुनाव भी आ रहा है. किस तरह से एनडीए में आपके पार्टिसिपेंट कैसा रहेगा? मैं मानता हूँ बाबा यहाँ तक लेकर आए, आगे भी इतनी ही खूबसूरती और इतनी मजबूती से लेकर जाएंगे. बिहार विधानसभा का चुनाव अगले 6-7 महीनों में होगा. मैं मानता हूँ कि जिस गठबंधन में हम लोग हैं और जो कॉम्बिनेशन है 5 दलों का बिहार में एनडीए का, ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है. और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है मुझे कि इस बार एनडीए का प्रदर्शन हर बार से बेहतर बिहार में रहेगा. उपचुनाव में भी हम लोगों ने देखा 4 सीटों पे उपचुनाव हुए. एनडीए ने कुछ ऐसी सीटें उपचुनाव में जीती जो हम लोग लंबे समय से नहीं जीते थे. ऐसे में बिहार विधानसभा के चुनाव में मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं. 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर इस बार बिहार को एक मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार इस बार हम लोग बनाने जा रहे हैं. कितना असर होगा आने वाले चुनाव में? मैं नहीं मानता कि उसका कोई, जिस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है इसको लेकर, मैं मानता हूं जैसे जैसे समय बीतेगा लोगों को हकीकत समझ में आएगी. विपक्ष ने हमेशा एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया. लोकसभा के चुनाव के वक्त भी आपने देखा होगा कि विपक्ष निरंतरता में संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, इस तरीके का फॉल्स नैरेटिव बोलता रहा. उसका हम लोग को नुकसान भी हुआ. कुछ जगह पे महाराष्ट्र में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हम लोग को उसका नुकसान हुआ. पर जैसे ही लोगों को समझ में आया कि ये विपक्ष के द्वारा एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया था, एक ऐतिहासिक जीत महाराष्ट्र में हम लोगों की गठबंधन ने जीतने का काम किया. उसी तरीके से मैं मानता हूं कि बिहार विधानसभा के चुनाव या उसके बाद जिन भी राज्यों में चुनाव है, असम में है, बंगाल में है, मैं मानता हूं धीरे धीरे जनता, सीए को लेकर भी इसी तरीके का भ्रम फैलाया गया था, धारा 370 को लेकर भी इसी तरीके का एक आगजनी का माहौल देश भर में बनाया गया था. पर समय बीतने के साथ लोगों को समझ में आया कि उनके हक में लिया गया ये फैसला. उसी तरीके से मैं मानता हूं जैसे जैसे समय बीतेगा लोग समझेंगे,
कि जितने संशोधन किए गए हैं गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये किए गए, खासतौर पे गरीब वर्ग के जो मुसलमान हैं उनको ध्यान में रखते हुए इन संशोधनों को किया गया है और उनका भी साथ समय बीतने के साथ हम लोग को मिलेगा। बोधगया में काफी दिनों से आंदोलन चल रहा है, जो मांग है टेम्पल एक्ट रद्द करने की और उसका जो नियंत्रण है पूरी तरह से बौद्धों को मिलना चाहिए, ऐसी मांग लगातार हो रही है। आप कैसे देखते हैं और केंद्र सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप करे? देखिए, मैं हमेशा इन विषयों को लेकर मैं चर्चा का पक्षधर मैं रहा हूं। इस बार भी जब ये विधेयक भी आया था उस वक्त भी सरकार से हम लोगों ने मांग की थी कि जो संशोधन है जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको कम से कम अपनी बातें रखने का मौका जरूर मिलना चाहिए। बुद्धों के द्वारा जिस तरीके से इसकी मांग की जा रही है, मैं जरूर चाहूंगा कि एक बार सबकी बातों को सुना जाए और जो उचित फैसला हो वो जरूर चर्चा के बाद लिया जाए। मुंबई हमले का जो मास्टरमाइंड था तौर राणा, उसको आज भारत लाया गया है। ये केंद्र सरकार की, भारत सरकार की बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि एक लंबे समय के बाद जिस तरीके से आज भारत लाया गया उन्हें, उसके ऊपर अब सुनवाई हो के जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये ना सिर्फ पीड़ित परिवारों की मांग है बल्कि 26/11 में जितने लोग उस वक्त परेशान हुए, अपनों को जिन्होंने खोया, जो घायल हुए, ना सिर्फ ये उनकी भावना है बल्कि देश की भावना है। वो एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश में एक असुरक्षा का माहौल, अ सेंस ऑफ अनसिक्योरिटी, देश भर में एक ऐसा वातावरण बन गया था। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों से ज़्यादा उनका कार्यकाल रहा, जिस तरीके से उनके नेतृत्व में देश सुरक्षित रहा है, ऐसे में कड़ी सज़ा इनको जब मिलेगी उसके बाद मुझे लगता है देश में एक नया आत्मविश्वास आएगा और आतंकियों में एक डर का माहौल, कानून के प्रति डर का एक वातावरण खड़ा होगा। ऐसे लोगों में जो असामाजिक सोच के साथ देश में एक असुरक्षा की भावना फैलाने का प्रयास करते हैं। बिहार एक सेक्युलर सीएम को चुनती हर बार, ये इतिहास रहा है राजनीति का, तो इस बार भी आप सेक्युलर के साथ चल रहे हो। आप कह रहे हो कि भाजपा जो हिंदुत्व इसके साथ नहीं है, वो फिल्म के साथ है। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, ये एक सोच है और मैं मानता हूं देश का, राज्य का नेतृत्व करने वाला हर व्यक्ति इसी सोच के साथ कार्य करता है। संभव नहीं है जब आप एक इतने बड़े राज्य का नेतृत्व करें जहां पे 14 करोड़ की आबादी हो, आप इतने बड़े देश का नेतृत्व करें जहां पे 1.4 बिलियन की आबादी हो, ऐसे में धर्मनिरपेक्षता की सोच के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। कुछ दलों पर, खासतौर पर भाजपा पे जरूर ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है सेक्युलरिज्म की सोच को लेकर। मैं मानता हूं ये सोच मेरे प्रधानमंत्री के मन में है। इसी सोच के साथ पिछले 10-11 सालों से उन्होंने हमारे देश का नेतृत्व किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री जी की उसी सोच के नेतृत्व वाला व्यक्ति आने वाले समय में बिहार का भी नेतृत्व करेगा, ये मैं विश्वास राज ठाकरे की पार्टी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में स्टैंड लिया है मराठी को लेकर, जो दूसरे राज्यों के जो वर्कर्स है उनको भी मारा पीटा जा रहे हैं, आप क्या इस बारे में कहना चाहिए? देखिए, मैं मानता हूं हमारे देश में ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है। हर भारतीय को ये इजाजत है कि वो देश के किसी भी कोने में जाके रह सकता है, काम कर सकता है। ऐसे में राज्यों में के नेतृत्व या राजनीतिक दल जो उन राज्यों में प्रमुखता से हैं, जब वो ये भावना रखते हैं कि दूसरे राज्य के लोग नहीं, मैं मानता हूं आपकी ये सोच बिल्कुल सही है। अपने राज्य के लोगों को प्राथमिकता देने की आप सोच रखते हैं, अच्छी बात है, पर समावेशी सोच के साथ हम लोग को आगे चलने की ज़रूरत है। इंक्लूसिव पॉलिसी के साथ हमको आगे चलने की ज़रूरत है। कई लोग ऐसे हैं, और ख़ासतौर पर जब आप बिहारियों का जिक्र करते हैं, देश की व्यवस्था में एक अहम भूमिका वो निभाते हैं। दूसरे राज्यों में जाकर अपना योगदान परिश्रम के स्तर पर हो या बुद्धि के स्तर पर हो, मुझे लगता है बिहारियों में वो क्षमता है। जहां बड़े बड़े पदों पर वो विराजमान हो के नीति निर्धारक की भूमिका भी निभाते हैं, तो वहीं मजदूरी का कार्य करके उस राज्य की अर्थव्यवस्था, उस राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का भी काम करते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि हर राज्य के दलों के अंदर ये समावेशी सोच की भावना जरूर होनी चाहिए। अपनों को प्राथमिकता देते हुए सबके साथ, सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है एक खूबसूरत राज्य हम लोग बना पाएंगे। सुजय विखे जी आज ड्राइविंग सीट पे बैठे थे, कैसी लगी ड्राइविंग? मेरे भाई हैं, ये लंबा रिश्ता है इनसे, इनके परिवार से। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मैं अपने भाई के साथ यहाँ पर आया हूँ
आज इनका साथ मिला तो मुझे लगता है कि आने वाला समय और खूबसूरत रहेगा। थैंक यू। आने वाली राजनीति में मैं एक बिहारी हूँ, बिहारी की भूमिका के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। उस सोच को धरातल पर उतारूंगा, इस सोच के साथ कार्य कर रहा हूँ पूरी तरीके से। आने वाले चुनाव में कन्हैया कुमार मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा फैक्टर बन के उभर पाएंगे। जिस तरीके से देश के टुकड़े करने की सोच के साथ उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है, कोई भारतीय कतई इस सोच को अपना नहीं सकता। जिस तरीके से उन्होंने भारत के टुकड़े करने की सोच के नारे लगाने का कार्य किया, मुझे नहीं लगता कोई भी भारतीय और बिहारी तो खास तौर पर कतई उनकी इस भावना के साथ अपने आप को जोड़ के नहीं देख सकता। थैंक यू। ईस्टर्न मीडियासाठी कॅमेरा पर्सन साई सुराळे, शिर्डी।